आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं काव्य शास्त्र के बारे में। और काव्य शास्त्र आपके सिलेबस में तीसरी इकाई में दिया हुआ है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको दो चीज़ों को पढ़ना है, एक तो भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ना है और दूसरा पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि काव्य शास्त्र होता क्या है। तो आपको पता होगा काव्य दो तरह का होता है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य ऐसा काव्य होता है जिसे सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और दृश्य काव्य ऐसा काव्य होता है जिसे देखकर आनंद की प्राप्ति होती है। तो जब से श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य की शुरुआत हुई है तभी से उनका विश्लेषण भी शुरू हो गया था। उसमें जो दोष निहित है, उसमें जो गुण है, उसका विश्लेषण तभी से शुरू हो गया था, उसकी आलोचना शुरू हो गई थी। तो अगर आपको काव्य शास्त्र का पूर्ण अध्ययन है तो आप किसी भी पद्य रचना को या काव्य रचना का विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसलिए काव्य शास्त्र उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको साहित्य पढ़ना ज़रूरी है। और काव्य शास्त्र साहित्य का वह भाग है जिसका ज्ञान हो जाने के बाद आप किसी भी काव्य या किसी भी पद्य रचना का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं काव्य शास्त्र का क्या इतिहास रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। तो इतिहास बोध साहित्यिक अनुशीलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास की जिज्ञासा सत्य की जिज्ञासा है, केवल कालक्रम की नहीं। जो आचार्य एक काल में आते हैं वही पुनः अवतरित नहीं हो सकते, लेकिन उनकी तरह दूसरा आचार्य आ सकता है। अतः दो कालों में आए हुए आचार्यों में परस्पर का सादृश्य एवं विभेद दोनों का ज्ञान इतिहास के लिए आवश्यक है। सारांशतः आचार्यों का कालक्रम जानना, उनके मूल कथन तथा उनमें परस्पर सादृश्य और विभेद, इसका ज्ञान काव्य शास्त्रीय इतिहास के अध्ययन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको काव्य शास्त्र के इतिहास के बारे में पता करना है तो इसके अंतर्गत जो भी आचार्य हैं जो कि प्रारंभ से ही अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी लोगों के बारे में जानना है, उनके ग्रंथों के बारे में जानना है और उनके कालक्रम को जानना है। तो अगर आप जड़ से पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और वो जल्दी भूलेगा नहीं, बहुत दिन तक याद रहेगा। रटने से अच्छा है आप किसी भी चीज़ को उसके शुरुआत से पढ़िए, उसके जड़ से पढ़िए। अब हम देखते हैं कि काव्य शास्त्र का नामकरण क्या है। मतलब शुरू से ही काव्य शास्त्र जो है उसका नाम काव्य शास्त्र नहीं था, इसका कुछ और नाम था पहले, काव्य शास्त्र बाद में पड़ा है। तो आइए देखते हैं इसका नाम पहले क्या था। संस्कृत काव्य शास्त्र के लिए प्रारंभ में काव्यालंकार शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित था। भामह, उद्भट, रुद्रट, वामन आदि विद्वानों के ग्रंथों के नाम इस तथ्य के द्योतक हैं। इन नामों में आए हुए अलंकार शब्द को सौंदर्यपरक मानना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में केवल अलंकारों का ही वर्णन नहीं है, अपितु काव्य सौंदर्य की परीक्षा के लिए गुण, दोष, रीति, ध्वनि एवं रस आदि जिन जिन आधारभूत तत्वों की आवश्यकता है उन सब का प्रतिपादन किया गया है। तो काव्य शास्त्र का पहले नाम काव्यालंकार था, और काव्यालंकार में जो अलंकार शब्द है इससे ऐसा नहीं है कि बस अलंकार के बारे में ही इसमें बताया गया है, इसमें और भी तत्वों को बताया गया है जो कि काव्य में निहित होते हैं, जैसे उसके गुण, दोष, रीति, ध्वनि, रस, अलंकार, सभी तत्वों को इसमें बताया गया है। तो अगर काव्यालंकार आप देख रहे हैं तो ऐसा ना समझिएगा कि ये सिर्फ स्पेशली अलंकार के लिए ग्रंथ होगा, तो यही यहाँ पे बताया गया है। अब हम देखते हैं कि जो काव्यालंकार है इसका नाम काव्य शास्त्र कैसे पड़ा। 11वीं शताब्दी में भोजदेव ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में इस शास्त्र के लिए काव्य शास्त्र पद का प्रयोग किया। तो 11वीं शताब्दी में इसका नाम काव्य शास्त्र पड़ा है, और ये नाम जो है वो भोजदेव ने दिया है और अपने ग्रंथ में, जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। इसके अतिरिक्त इन नामों से भिन्न इस शास्त्र के लिए एक और नाम प्रयुक्त हुआ है, और वो है क्रियाकल्प, जो कदाचित अन्य नामों से अधिक प्राचीन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके पहले एक और नाम है जिसका नाम है क्रियाकल्प, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, तो ये उपयुक्त नहीं है। उसके बाद काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत परवर्ती है।
मतलब जो हम लोग साहित्य काव्य के लिए साहित्य का प्रयोग करते हैं वो बाद में आया है। यूँ तो भर्तृहरि ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है और 11वीं शताब्दी में काव्य मीमांसाकार राजशेखर ने पंचमी साहित्य विद्या लिखकर इस शास्त्र के लिए साहित्य विद्या नाम का निर्देश दिया। तो जो काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ है ये बाद में आया है और भर्तृहरि ने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। उसके बाद 11वीं शताब्दी में काव्य मीमांसाकार राजशेखर हुए, जिनके ग्रंथ का नाम है पंचमी साहित्य विद्या, और इस साहित्य के लिए उन्होंने साहित्य विद्या नाम का निर्देश दिया। इसी आधार पर बहुत सारे जो आचार्य हैं उन लोगों ने अपने ग्रंथ का नाम भी रखा है। जैसे रुय्यक ने अपने ग्रंथ का नाम साहित्य मीमांसा रखा और 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण रखा। इधर नवीन युग में इस शास्त्र के लिए काव्य शास्त्र नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। तो ये सारी बातें नामकरण को लेकर हो रही हैं कि किस तरीके से काव्य शास्त्र को अलग अलग समय पे अलग अलग नामों से जाना गया है, लेकिन आज के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो काव्य शास्त्र नाम ही ज़्यादा प्रचलित है। काव्य ज्ञान के लिए शास्त्र ज्ञान आवश्यक माना जाता है। जैसे बिना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही शास्त्र के बिना काव्य ज्ञान संभव नहीं है। वस्तुतः काव्य के स्वरूप का समग्रता से विवेचन और काव्य सौंदर्य की परीक्षा के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र काव्य शास्त्र कहलाता है। काव्य शास्त्र के आरंभ के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। कतिपय विद्वान इसे ईस्वी सन के पूर्व का सिद्ध करते हैं तो कुछ इसे ईस्वी सन के बाद का सिद्ध करते हैं। तो ये बताया गया है कि काव्य शास्त्र होता क्या है। यहाँ पे आपको एक निश्चित परिभाषा मिल जाती है कि काव्य के स्वरूप का समग्रता से विवेचन और काव्य सौंदर्य की परीक्षा के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र काव्य शास्त्र कहलाता है। और यहाँ पे काव्य शास्त्र के प्रारंभ के बारे में बताया गया है कि कुछ विद्वान इसे ईस्वी सन के पूर्व का बताते हैं और कुछ इसे ईस्वी सन के बाद का बताते हैं।